हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है कि कौन कौन से टीचिंग एग्ज़ाम अपकमिंग है, कौन से फॉर श्योर हैं कि होने ही हैं और किसके ज़्यादा कितने % चांसेस हैं कि कौन सा एग्ज़ाम होगा। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, यानी कि आप टीजीटी या पीजीटी मैथ्स देने वाले हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो DSSB का हो, चाहे LT ग्रेड का हो, तीनों में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आज से हम एक स्पेशल सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियसली जो कि क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। आज के सेशन में बात करेंगे यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में 2019 में जो हुआ था, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जितना पॉसिबल होगा क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चाहे क्वेश्चंस 5 भी हो सकते हैं, 7 या 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, आपको कंटिन्यू आगे इस तरह के सेशंस चाहिए, तो आप इस वीडियो को आपने शेयर करना है और सपोर्ट करना है और कंटिन्यूटी से देखना है। ठीक है, कंटिन्यूटी अगर आपकी रहती है तो उस पर ही हमारी कंटिन्यूटी भी डिपेंड करती है, अगर आप कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत अच्छे से हम समझेंगे चीज़ों को। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं क्यों लेकर आई हूँ, बिकॉज प्रीवियस ईयर अगर बात करते हैं हम सब्जेक्ट टॉपिक वाइज चीज़ों की, तो टॉपिक वाइज के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए हर किसी ने कोई ना कोई कोर्स परचेज़ किया होता है। ठीक है, तो ऐसे यूट्यूब पर कोई पर्टिकुलर क्लासेस को नहीं देखता है, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करें, जिससे हमारी तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की ही कुछ चीज़ों को बदलकर पेश कर दिए जाते हैं आपके सामने, तो वो आपका बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने ये सोचकर सेशन स्टार्ट किया है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये आगे कंटिन्यू भी रहेगा। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो गई है सेशन के बारे में। बीच में हम सेशन की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर आप अगर बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। या आप ऐसे कर सकते हैं, एक बार सेशन को देखने के बाद फिर जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ कराए हैं, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहना। पहले एक बार समझ लीजिए, फिर खुद से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए, जो टीजीटी 2019 में मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के क्वेश्चंस आपके सामने आज मैं लेकर आऊँगी और हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है ये सेशन टीजीटी का और पीजीटी मैथ्स का, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपी का हो, दिल्ली का हो, LT ग्रेड हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो f ऑफ π/4 माइनस 3f डैश π/4 की वैल्यू क्या होगी। अब ये जो f के साथ यहाँ पर डैश लगा हुआ है, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। अगर सिंगल डैश लगा होता है तो 1 टाइम, डबल होता तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन। यहाँ मैं आपके सामने सीधे क्वेश्चंस जो लेकर आई हूँ, उसका ये पर्पज़ है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर अप कर पाएँ। अगर मैं लिख कर समझा कर उसी टाइम सेम टाइम आपको बताऊँगी तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन डिस्कस हो पाएंगे, बिकॉज आपको भी पता है मैथ्स के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं। तो क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों आपके सामने होगा, समझाने का काम मेरा होगा, ये आप बेफिक्र रहिए। तो f डैश का मतलब समझ गए, यानी कि डैश यहाँ पर मान लीजिए y है, तो y का डैश क्या होगा, y के डैश का मतलब होगा dy/dx। क्लियर है। और y का डबल डैश होगा तो d2y/dx², यानी कि एक डैश है तो एक बार डिफरेंशिएशन और 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन। अब बात कर लेते हैं, इसमें आपको fx दिया है और ये वैल्यू जो है ये आपसे पूछी है। क्लियर है। पेन कॉपी फटाफट लेके आप सॉल्व भी करना शुरू कर सकते हैं अगर आपको आता है। अब इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, फटाफट अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। fx आपको गिवन है, तो जब आपको f ऑफ π/4 की वैल्यू यहाँ पर चाहिए तो पहले आप f π/4 निकालेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है कि x के प्लेस पर आपने π/4 पुट करना है इस इक्वेशन में। तो हमने x के प्लेस पर क्या कर लिया, π/4 पुट कर लिया। अब हमें पता है कि cos π/4 की वैल्यू, π/4 क्या होता है 45, यानी cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है
1/√2 हमने पुट कर दी, और इसका जब हमने सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड किया तो क्या आया 1/3। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आया, f π/4 की वैल्यू 1/3। अब देखिए बहुत ज़्यादा एक एक लाइन में इसका सॉल्व कैसे करके ये आया है ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप इतने मैच्योर है वो कर सकते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो f π/4 की वैल्यू क्या आ गई है 1/3। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें f' π/4 की वैल्यू चाहिए। लेकिन हमारे पास fx तो था जिससे हमने f π/4 निकाल लिया, लेकिन हमारे पास f' नहीं है, क्योंकि भाई f' π/4 की वैल्यू हम f' में ही तो रखेंगे। fx में तो जब fx था तो ये भी सेम था, तो यहाँ पे x की जगह π/4 रख लिया। लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन में वैल्यू रखनी है तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी तो करना होगा। अब हम fx से क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे। fx से क्या निकालेंगे, f'। अब f' कैसे निकलेगा, x/y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ एक बार। देखिए, अगर आपको x/y का डिफ्रेंशिएशन करना है तो वो क्या होता है, ऊपर y ऐसे ही d/dx ऑफ x माइनस x ऐसे ही d/dx ऑफ y अपॉन जो नीचे टर्म है यानी y उसका स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर x/y का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाली ऐसे ही नीचे वाली का डिफ्रेंशिएशन अपॉन नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। अब देखना कैसे हम इसका f' फाइंड आउट करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर हम f' उसी तरह से निकाल रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर आपका नीचे वाली टर्म का तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म तो ऐसे ही रखी हमने, नीचे वाली टर्म तो ऐसे ही रखी यहाँ पर, और ऊपर जो ऊपर वाली टर्म थी उसका क्या कर दिया हमने, डिफ्रेंशिएशन कर दिया माइनस। फिर हमने जो ऊपर वाली टर्म थी cos² x उसको ऐसे ही रखा, नीचे वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। आप कहोगे कैसे किया, ऊपर क्या था cos² x था, तो cos, ये देखिए आप कॉमन नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन तो आता ही होगा। cos² x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, 2 आगे आ जाएगा तो 2 cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x। जब आप कॉपी पेन लेके सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। और जब आप इसका नीचे वाले का करोगे तो 1 का 0, 1 का यहाँ पे क्या आ गया देखो 0, sin² x का क्या आ गया 2 बाहर आ जाएगा तो 2 sin x, और sin x का फिर से cos x, क्लियर है। और नीचे इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप इतना आपको चीज़ें क्या है क्लियर है। फिर इसको थोड़ा हमने सॉल्व किया इस लाइन में, और उसके बाद हमने क्या किया, हम देख रहे हैं कि दोनों में sin 2x कॉमन है, तो sin 2x बाहर हमने ले लिया, ठीक है। sin 2x हमने यहाँ पर बाहर ले लिया, अंदर बची ये टर्म। अब इन दोनों टर्म्स में हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन। जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका sin² x प्लस cos² x, और ये कितना होता है 1, तो ये क्या हो गया sin 2x -1 -1। तो ये आपकी वैल्यू f' क्या आ गई है -2 sin 2x अपॉन 1 प्लस sin² x का होल स्क्वायर। कुछ आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप सुनते रहिएगा, ठीक है। f' की फाइनल वैल्यू आ गई। अब एक एक स्टेप मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं इतना यहाँ पर आपको मान रही हूँ कि इतना आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी। अब f' जब हमारे पास आ गया तो अब उससे हम निकाल सकते हैं f' π/4। अब x की जगह इसमें क्या रख देंगे, π/4 रख देंगे, तो ये हमने इसमें यहाँ पर क्या रख दिया है, π/4 रख दिया है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये इस तरह से sin π/2 1 होता है, π/4 क्या होता है 1/√2 होता है। तो फाइनली सॉल्व करके वैल्यू क्या आ गई है, f' π/4 की वैल्यू आ गई है -8/9। अब जो गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन में वहाँ पर ये थी ना, इसकी वैल्यू अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 3, और आप देख पा रहे हैं पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने में हमें लगभग 8 से 9 मिनट लग गए हैं। इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख कर आपको नहीं बता पा रही हूँ, फिर मैं एक ही क्वेश्चन आपको बता पाऊँगी पूरे सेशन में। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए बी सी 3 असमतलीय सदिश है, ठीक है, जबकि एक कंडीशन आपको दी हुई है, ए बी सी 3 असमतलीय सदिश है
और एक ये कंडीशन है बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 2abc। तो abc की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए इंग्लिश में भी है, असमतलीय सदिश का मतलब होता है नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आपको abc दिए हुए हैं और ये कंडीशन है और आपको abc की वैल्यू बतानी है। लेकिन एक कंडीशन और होती है, एक और क्या कंडीशन होती है कि जो ये a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, ये बराबर होता है abc के होल स्क्वायर के। ठीक है, abc पूरे का स्क्वायर के ये कंडीशन होती है। और ऐसी ही कुछ एक कंडीशन हमें क्वेश्चन में भी दी हुई है। ठीक है, a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्या होता है, ये होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यही हमें दिया हुआ है 2abc। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप देख पा रहे हैं कि दोनों की बराबर है, तो राइट हैंड साइड दोनों की क्या हो जाएंगी, बराबर। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया है, आमने सामने रख दिया है। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जब आप दोनों को बराबर रखेंगे तो 2abc बराबर abc के स्क्वायर के आ जाएगा। एक पूरा abc से कट हो जाएगा और एक abc की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, जो कि आपको निकालनी थी। तो ये तो कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी। और ये इसी की वैल्यू एक हमने क्या पढ़ ली, abc का होल स्क्वायर। दोनों को कंपेयर कर लिया तो यहाँ से आपको पता चली ना एक नई इक्वेशन कि ये इसके बराबर भी होता है। ये सेकंड क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर होगा। खुद से भी ज़रूर आप इन क्वेश्चन को लगा लेना। ठीक है, चलिए अब आपके सामने प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मोहन 3 बच्चों का पिता है जिसमें कम से कम एक लड़का है। ठीक है, तो उसकी 2 लड़के और 1 लड़की होने की प्रायिकता क्या है? इंग्लिश में भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मोहन के 3 बच्चे हैं, कम से कम एक लड़का है। अब देखो 3 बच्चे हैं, कम से कम एक लड़का है, तो भाई एक लड़का है, बॉय लिख लेती हूँ बी, तो कम से कम एक तो है ही, यानी कि अगर एक होगा, एक लड़का होगा तो 2 लड़कियाँ होंगी। अगर 2 लड़के होंगे तो 1 लड़की होगी, और अगर या फिर तीनों लड़के होंगे। कितनी कंडीशन बन रही हैं? 3। सुन लो यहाँ पर ध्यान से, कम से कम एक का मतलब है कि एक तो होना ही होना है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन में सिर्फ एक बॉय ले लिया, दूसरी में दोनों बॉय ले लिए, एक गर्ल ले ली, और तीसरी कंडीशन में तीनों बॉय ले लिए। अब आगे क्या कह रहा है, उसकी 2 लड़के और 1 लड़के होने की क्या प्रायिकता है? अब इनमें देख लो ये कंडीशन कौन सी वाली है जो हमने लिख ली है। 2 लड़के और 1 लड़की, 2 बॉयज़ और 1 गर्ल। कौन सी में है? सेकंड वाले में 2 बॉयज़ हैं और 1 गर्ल है। 2 बॉयज़ हैं और 1 गर्ल है, तो इसके होने की प्रायिकता कितनी है? तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 3 हैं टोटल। तो 1 2 3 3 बन रही थी, मैंने आपको दिखाई थी। टोटल 3 है, उनमें से ये वाली होने की कितनी पॉसिबिलिटी है? एक ही तो पॉसिबिलिटी है ये कंडीशन होने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। समझें आप ये बात, जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी हमने बना ली। 1 बॉय 2 गर्ल, 2 बॉय 1 गर्ल, या फिर तीनों बॉयज़। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? 3। टोटल पॉसिबिलिटी आती है अपॉन में, तो ये आ गई 3। अब 2 लड़के और 1 लड़के की कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? यहाँ पर एक ही तो दिख रही है, 2 बॉयज़ और 1 गर्ल की तो 1, तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, लड़का लड़का लड़का, जो मैंने आपको लिख के दिखाया वही यहाँ पर लिखा है। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NE/NS, यानी S में टोटल आते हैं और ऊपर जितनी पॉसिबल है वो आती हैं। तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इतना तो मैं आपको कह सकती हूँ कि हर क्वेश्चन से आपको कोई ना कोई नई चीज़, या जो आपके लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, कोई फॉर्मूला हो चाहे, ठीक है, चाहे कोई टर्म हो, वो आपको ज़रूर हर क्वेश्चन से सीखने को मिलेगी। तो आप इनको इजी ना समझें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं और आएंगे भी। तो कोई चीज़ आपको यहाँ पर अगर खटक रही है तो तुरंत उसको नोट कर लो, और अगर आपको आती है तो रिवाइज़ कर लो। क्वेश्चन है आपका अब ये AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है। यदि एक समांतर श्रेणी है, AP है, उसके n पदों का योगफल आपको दिया हुआ है, Pवां पद आपसे पूछा है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो n पदों का योग होता है, जो nवां पद होता है, nवां पद बराबर होता है n पदों के योगफल के -n-1 पदों के योगफल के। नोट कर लेना, nवां पद अगर आपको निकालना हो वो बराबर होता है n पदों के योगफल के -n-1 पदों के योगफल के। हमारे पास तो n पदों का योगफल है,
क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है 5n² माइनस 3n, लेकिन n-1 का भी तो हम निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन में n की जगह n-1 रख के n-1 पदों का योगफल आ जाएगा और वही हमने यहाँ पर किया, वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर खोलना है, पूरा सॉल्व करना है, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ थोड़ा ब्लर है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 10n-8, nवा पद आ गया है। इसने पूछा है pवा पद, तो n की जगह पर p रख दीजिए, तो pवा पद आ जाएगा 10p-8। पहला पद पूछता तो n की जगह 1, दूसरा तो 2, nवा पूछा है तो n, pवा पूछा है तो p। ये nवा पद आ गया, pवा पूछा है तो 10p-8 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा ब्लर है, मैं आपको क्लियरली यहाँ पर क्वेश्चन बोल कर बताऊँगी और सॉल्यूशन भी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिक का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर आपको प्रत्येक बल, कंडीशन क्या है, यदि प्रत्येक बल F1 + F2 और F1 - F2, ठीक है, √F1² + F2² का परिमाण है, तो F1 F2 के बीच का कोण आपसे पूछा है। इफ़ ईच फोर्स F1 + F2 एंड F1 - F2 हैज़ मैग्नीट्यूड, यानी कि दो फोर्स हैं, एक F1 + F2 है, एक है F1 - F2। इनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना है, √F1² + F2²। तो इन दोनों के बीच में, F1 F2 के बीच में एंगल क्या होगा वो आपसे पूछा है। पढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, F का फॉर्मूला पता है आपको, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद रख लो ये फॉर्मूला, F = √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, या अंडर रूट इधर ले आएंगे तो ये स्क्वायर हो जाता है। अब ये जो F1, ये जो कंडीशन इसने दी है ना, दो बलों का परिमाण, ये कब होता है, जब थीटा होता है 90 डिग्री। तो इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। वैसे तो हमें क्वेश्चन में पता होगा तो डायरेक्टली टिक कर देना 90 डिग्री आंसर, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कैसे आया। ये कंडीशन परिमाण जब बैठेगा, जब थीटा को 90 रखेंगे, तो इस फॉर्मूले में हमने थीटा को क्या रख लिया, 90 रखा। cos 90 होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0, तो F² क्या आ गया आपके पास, F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर। तो F कितना आ जाएगा यहाँ से, √ऑफ दिस वैल्यू। क्लियर है? अब ये तो यही वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू कब आई, जब हमने थीटा को 90 डिग्री रखा है। इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना फोर्स का। क्लियर है? अब बताना क्वेश्चन और ये जो आज का सेशन था आपको कैसा लगा है। ठीक है, आज के सेशन में नहीं, 5p4 की वैल्यू है 10pr, तो r की वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल है, 9p5 और 9p4 आपको दिया हुआ है और इक्वल में है 10pr। तो सिंपल हम यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है NPR का और एक होता है NCR का। तो यहाँ पर NPR का फॉर्मूला लगाएंगे तो NPR होता है n⁴ अपॉन n - r फैक्टोरियल। मैं आपको लिखकर एक बार बता देती हूँ। NPR क्या होता है, n⁴ अपॉन n - r फैक्टोरियल होता है। वही यहाँ पर लगाया गया है। कैसे, 9 और 9 में से 5, क्योंकि ये n की वैल्यू 9 है और r की क्या है 5 है, तो 9 में से 5 गए 4, तो नीचे 4 यहाँ पर 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो 5 लिख लिया है। 9 9 में से 4 जाएगा तो 5 वैसे ही 10pr को खोला है 10 10 - r फैक्टोरियल। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इधर दोनों में 9 है, इधर भी 9 बनाया जा सकता है, क्योंकि जब हम फैक्टोरियल को खोलते हैं तो कैसे खुलता है, n को खोलेंगे तो n -1 n - 2 इस तरह से फैक्टोरियल करके खोल सकते हैं। वैसे ही हमने 10 को ओपन कर दिया, 10 × 9 जिससे 9 दोनों तरफ से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाए। वैसा ही हमने नेक्स्ट लाइन में किया है। हमने यहाँ पर 9 क्या कर लिया है, 9 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, जिससे दोनों तरफ से 9 को कैंसिल कर सके। अब ये टर्म हमारे पास आ चुकी है। क्लियर है? अब हमारे पास ये वाली टर्म आ चुकी है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, नीचे 5 को क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो जब नीचे 5 को हम कॉमन लेंगे तो ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 की पूरी वैल्यूज इसमें है 5 को छोड़ के, तो 5 आ जाएगा और इसका 5, ये वाला 5। समझे या नहीं समझे? देखिए 4 है ये, और ये क्या है 5 4 की वैल्यू 4 3 2
1, 5 की क्या होती है 5 4 3 2 1। तो बाकी सब इतना तो कॉमन ही है, पूरे में 5 एक्स्ट्रा रह जाता है, इसलिए वो 5 ऊपर आ जाएगा। खुद से सॉल्व ज़रूर करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा अगर अभी भी नहीं हुआ है। अब हमने जब फर्दर इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ चुका है 10/5 फैक्टोरियल, और इधर ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर करेंगे तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, और आर की वैल्यू आ जाएगी 5 जो हमें निकालनी थी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट में सबसे अच्छी बात क्या है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पर रोज़ कवर होगा, चाहे आप 4 से 5 क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, और किस तरह के आते हैं सबसे अच्छा आइडिया आपको प्रीवियस ईयर ही बता सकता है। 14 क्वेश्चन। और आज का दूसरा सवाल यहाँ पर आपको दिया है -a² AB AC AB -b² BC AC BC -c²। इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है, मॉड जो हम बोलते हैं वो इसका आपको निकालना है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। हमने सबसे पहले क्या किया, देखो आपको ये तो पता होगा कि ये तो होती है रो और ये होता है कॉलम, ठीक है। तो हमने पहली रो से A कॉमन लिया क्योंकि तीनों में A है, दूसरी रो से B कॉमन लिया, तीनों में B है, तीसरी रो से C कॉमन लिया क्योंकि तीनों में C है, तो बाहर क्या कॉमन आ जाएगा AB C, और अंदर ये चीज़ बच जाएगी। क्लियर है। अब आपको आना चाहिए मॉड लेना। इसमें कैसे मॉड लेते हैं, मॉड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, बट मैं ये मानती हूँ कि आपको ये निकालना आता होगा। क्या करते हैं, देखिए कोई भी आप एक रो या कॉलम पकड़ लीजिए। मान लीजिए आपने क्या लिया, ये ABC तो ऑलरेडी चल रहा है, आपने क्या ले लिया, रो ऑपरेशन आप लगा रहे हैं, रो ले लिया आपने। तो -a जब आपने ले लिया तो आप क्या करेंगे, इसकी रो को छुपा लेंगे और इसके कॉलम को छुपा लेंगे, और बाकी दो के कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और पहले किसकी करेंगे, इन दोनों की, माइनस इन दोनों की। तो ये क्या हो जाएगा, -b - c हो जाएगा, BC - BC। क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, -a हो गया, फिर B लेना है। अच्छा साइन कैसे चलते हैं इसमें, प्लस माइनस प्लस, तो चूंकि ये प्लस लेना था लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस ही आना था, तो -a, बाकी अंदर का मैंने बता दिया है। अब बारी आती है -b की, तो -b बाहर आ गया। अब इसकी रो भी छुपानी है और इसका कॉलम भी छुपाना है, इनकी मल्टीप्लाई करो, -ac - ac। क्लियर है। अब बारी आती है C की, C का साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन, C को की रो भी छुपानी है, C का कॉलम भी छुपाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, AB - AB। अब चूँकि यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है। बस अब इसको आपने सॉल्व करना है और आपका आंसर फटाफट से आपके सामने आ जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बाकी क्वेश्चंस बाद में ज़रूर सॉल्व करना है खुद से। अब चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है आपका सीरीज़ से। आपको एक सीरीज़ गिवन है और ये इतनी कॉमन सीरीज़ है, ये आपको भले ही ये कॉमन सीरीज़ है पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका आपको सम निकालना है यानी योगफल निकालना है। अब कैसे इस सीरीज़ का योगफल निकाला जाता है वो देख लेते हैं। अब जब भी आपको ये सीरीज़ गिवन होती है तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए e⁻x की वैल्यू और e⁻−x की वैल्यू, जो कि हम याद करते हैं। अब मैंने आपसे पहले ही सेशन में कहा था और कल भी बोला था कि अगर आप यहाँ पर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 5 कंसेप्ट्स आप सीख रहे हैं, उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है या कोई ना कोई थ्योरम आप सीखेंगे हर क्वेश्चन से, जो कि आपको अगर हर दिन आप 5 चीज़ें सिर्फ इस सेशन से सीख रहे हैं और कुछ खुद भी पढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी निशानी है, आपको ये बहुत कुछ सिखाएगा। तो आज हम सीखेंगे कि e⁻x की वैल्यू क्या होती है और e⁻−x की वैल्यू क्या होती है। याद कर लीजिए 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, और e⁻−x में प्लस माइनस चलती हैं यही वैल्यूज़। एक बार मैं आपको e⁻−x की भी दिखा देती हूँ। ये देखिए दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। मैंने बोला ना चीज़ें नंबर्स वही हैं, साइन चेंज है। e⁻x में सब प्लस है, e⁻−x में क्या चलता है प्लस माइनस 1 - x/1 फैक्टोरियल, फिर प्लस आ जाएगा फिर माइनस, इस तरह से कंटिन्यूटी में चलता है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता है तो आप क्या करते हैं, e⁻x में x की जगह 1 पुट करके इसकी आपने वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 1 ले ली। वैसे ही आपने e⁻−x में किया, x की प्लेस पर 1 रखा और दूसरी इक्वेशन निकाली। क्यों किया समझ आएगा।
अब इनको आपने क्या कर दिया, इनको आपने कर दिया है ऐड। तो जब आपने इनको ऐड किया है, क्योंकि सेम है ना, और कुछ चीज़ें कट जाएंगी और कुछ चीज़ें रह जाएंगी। अब कटेंगी क्या चीज़ें भाई, जब आप देख रहे हो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस प्लस माइनस वाली चीज़ें तो कट जाएंगी, ठीक है, प्लस माइनस वाली चीज़ें कट जाएंगी और 1/2 फैक्टोरियल यहाँ बचा है। यहाँ पर तो सेम ऐड होगा तो 2/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 और 1 ऐड होगा 2 हो जाएगा, आगे आएगा 1/4 फैक्टोरियल, वो ऐड हो जाएगा। यानी सम, जो सम है, सम नंबर्स वो बच रहे हैं। तो सब में 2 2 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर ये हमारे पास टर्म आ गई e प्लस ई इनवर्स, और ई इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/e। 2 हमने इधर अपॉन में ले लिया, ये वाला क्लियर है, और ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब अंदर हमने क्या कर लिया है, अंदर हमने ले लिया है LCM, ठीक है, हमने अंदर e² + 1/e हो जाएगा और 2 ये वाला, और हमने क्या किया, ये 1 इधर ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू पूछी है ना क्वेश्चन में, तो ये वाला 1 हम इधर ले गए माइनस में, ठीक है। अब या तो आपके पास ऑप्शन में यही आंसर होगा, या फर्दर इसको आगे सॉल्व करके जो टर्म आएगी वो आपके पास होगी। क्लियर है इतनी बात। ये देखिए, ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है यहाँ पर e² + 1 - 2e/2e, मतलब इसको आगे सॉल्व कर लिया और ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपने सुना होगा कि कोई एग्ज़ाम, अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल बुक्स को नहीं पढ़ना है, ये भी पढ़ ली वो भी पढ़ लिया, आपने एक ही बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। उससे क्या होता है, जब आप एक क्वेश्चन को मान लीजिए आपने 3 बार लगा लिया तो ज़रूरी है, मतलब ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, कि आपको वो पूरा ही सॉल्व करना पड़े। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो क्या आप इसको बिना सॉल्व करे e-1/2e आंसर नहीं लिख सकते हो। अभी तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो नहीं लिख पाओगे ऑब्वियसली, शायद दूसरी बार करके भी ना लिख पाओ, लेकिन जब आप खुद से पेन कर सॉल्व करके एंड में ये सॉल्यूशन लाओगे ना, ये वाली वैल्यू, तो आपको ये याद हो जाएगी, आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये सम सीरीज़ है और इसका जो आंसर है ये आता है। तो प्रैक्टिस करने से ये होता है। एग्ज़ाम में आपको, क्योंकि क्या होता है, टाइम की कमी हो जाती है, बिकॉज मैथ्स में सॉल्व करने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, और वो अगर आप अभी से करोगे तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, तो आपको ये डायरेक्टली याद हो जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर था। आपको इसको सॉल्व भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ सॉल्व करके तो लिखना नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप मार्क करना होता है। ये मुझे आपको बताना था। आगे फिर एक क्वेश्चन है हमारे पास, बलून एक वर्ड है, इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि 2L कभी भी एक साथ ना रहें। अब 2L कभी भी एक साथ ना रहें जैसे कि यहाँ पर हैं, तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा, टोटल तरीके माइनस 2L एक साथ रहने के तरीके। जब आप टोटल तरीकों में से 2 के साथ रहने के तरीकों को माइनस कर दोगे ना, तो 2 एक साथ ना रहे की वैल्यू आ जाएगी। 2 कोई भी हो, चाहे यहाँ पर L पूछा गया है कोई भी। तो अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि पर्टिकुलर एक लेटर है, वो 2 साथ में ना आए, है ना, 2 लेटर वो साथ में ना आए, तो पहले कुल तरीके निकालो और उसमें से उनके साथ रहने के तरीके माइनस कर दो, तो आपका जो पर्टिकुलर आपको चाहिए वो आंसर आ जाएगा। अब शुरू करते हैं, कुल तरीके निकालते हैं। बलून को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, 2 4 6 और एक 7। टोटल इसमें कितने वर्ड्स हैं, वर्ड में कितने यहाँ पर लेटर्स हैं, 7 लेटर हैं, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन जो लेटर रिपीट हुए हैं। अब यहाँ पर L 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, और O 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल उसका। ये तो आपको नॉर्मली निकालना आता होगा, नहीं भी आता है तो मैं बता रही हूँ। टोटल जितने यहाँ पर लेटर है उनका फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हुए हैं और कितनी बार, अगर L 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, O 2 बार आया है तो उसका 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो सॉल्व करना आता ही होगा। 7 को आपने 1 तक, जो भी आपका नंबर है उसको 1 तक खोलना होता है, ओपन करना होता है माइनस करते करते। तो 7 खोल दिया, 6 7 6 5 4 3 2 1, और नीचे 2 फैक्टोरियल कितना 4। इसको सॉल्व कर लिया, यानी कि टोटल तरीके बलून को लिखने के लिए हैं 1260। अब दूसरी कंडीशन ये है कि वो तरीके जिसमें हम
दोनों एल एक साथ रहें, दोनों एल एक साथ रहें, इसका मतलब है कि दोनों एल को आप एक लेटर कंसीडर करो, समझो इस बात को, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या समझना होता है, जब आपको किसी चीज़ को साथ रखना होता है, इसका मतलब आप उनको एक साथ बांध दीजिए। डबल एल को आपने एक साथ बांध दिया। अब टोटल लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6, अब 6 लेटर बचे ना, क्योंकि साथ में रखना है उसको आपने एक लेटर मानना है, तो 6 फैक्टोरियल। अब सिर्फ ओ एक बार रिपीट हो रहा है, तो ठीक है, तो 2 एल एक साथ कैसे रहेंगे वो तरीका भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है कैसे रहेंगे। तो उसकी टोटल वैल्यू सॉल्व करके आई है, वो क्या आई है, तो टोटल वैल्यू सॉल्व करके आ गई है 360। अब हमने क्या करना है, टोटल तरीकों में से माइनस कर देना है 360 को, तो क्या आ जाएगा 900। यानी कि 2 एल एक साथ ना रहने के कितने तरीके हैं, 900 तरीके हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है आपके सामने। साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, इनकी क्या वैल्यू होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है समझो। यहाँ पर आपने साइन 75 को लिखा है साइन 90 माइनस 15, समझ आ जाएगा अभी क्यों लिखा है। और नीचे कॉस 75 को भी कॉस 90 माइनस 15 लिखा है। और अब आपने साइन ए माइनस बी का ऊपर और नीचे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जब फॉर्मूला आप ये अप्लाई करेंगे, सॉरी एक स्टेप छूट गया है, देखो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको साइन 90 माइनस 15 और इसको कॉस, तो साइन की वैल्यू चेंज हो जाती है कॉस में, तो कॉस 15 हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा साइन 15। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब जब आपका ये इतना सॉल्व हो गया, इसके बाद ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसका आपको रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण में क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके, यानी प्लस होता है तो माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही यहाँ पर किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ था साइन 15 माइनस कॉस 15 प्लस कॉस 15, तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। और जब इसको हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करी, तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर कॉस 15 माइनस साइन 15 का होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर 15 माइनस कॉस स्क्वायर 15 आ जाएगा। फिर आप अगली लाइन में क्या करेंगे, जो स्क्वायर आया है इसको ओपन करेंगे। तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे ऐसे ही चलता रहेगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपका होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा माइनस दिस, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। अब आगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a, तो ये क्या हो गया साइन 2a, ए की वैल्यू 15 है, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है कॉस 2a, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है कॉस 2a, तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस 2a की वैल्यू 15, तो ऊपर हो गया साइन 2 इंटू 15 डिग्री और नीचे हो गया है कॉस 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन 30 अपॉन कॉस 30, इनकी वैल्यूज पता है, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आंसर 1/√3 आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन में, आपने पहले सीखा साइन 75 को कैसे रिजॉल्व करें, तो 90 की फॉर्म में इसको रिजॉल्व किया। उसके बाद रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कैसे करते हैं वो किया गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुला। उसके बाद 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a, ये आपको पता लगा। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है कॉस 2a, और साइन 30 कॉस 30 की वैल्यूज आपको पता लगी या रिवाइज हो गई, एक वे में हम ये भी कह सकते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, अच्छा क्वेश्चन है।
साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें समझना है कि हम लास्ट से सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉस को किस में बदलेंगे, टेन में, फिर यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी उसको इसमें बदलेंगे और यहाँ वाली वैल्यू को साइन में बदलेंगे और फाइनली हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे सामने है पूरा जो गिवन है। हमने जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स उसको मान लिया है थीटा, जिससे अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जब ये कॉस इधर जाएगा इनवर्स तो ये कॉस थीटा हो जाता है। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर कॉस थीटा हो गई है एक्स की वैल्यू। अब कॉस क्या होता है, क्या आपने, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल अपॉन कक्का, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, और उल्टा कर देंगे तो कॉट कॉसेक, कॉट सेक और कॉसेक हो जाता है। ठीक है, सॉरी मतलब ये एल अपॉन की ए अपॉन की एल अपॉन ए, ये तो हो जाता है आपका साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के लिए उसी का उल्टा हो जाता है। तो कॉस होता है आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यानी बेस कितना है x है और हाइपोटेन्यूज कितना है 1। तो देखो बेस कितना हो गया x और हाइपोटेन्यूज हो गया 1। अब हमें लंब की ज़रूरत है, यानी परपेंडिकुलर की ज़रूरत है। तो हमें पता है त्रिभुज के नियम से हम निकाल सकते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब अपॉन आधार, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो लंब कितना है, ए बी है, और आधार कितना है, बी सी है। तो ये हम इसको यहाँ से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। किससे निकाला है, पाइथागोरस प्रमेय से ये वैल्यू हमने निकाल ली है। क्या होती है, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब की वैल्यू क्या आ गई, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अब 10 होता है लंब अपॉन आधार, तो यहाँ से हमने 10 की वैल्यू निकाली। 10 की वैल्यू क्यों निकाली, मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ वैल्यू होती है उसको पिछले वाली में चेंज करते चलते हैं। तो कॉस की हेल्प से हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्या आई, टेन थीटा आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब फिर से इस थीटा को इधर ले गए और ये हो गया टेन इनवर्स। ठीक है, थीटा को हम इधर ले गए और ये क्या हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स दिस। अब इस पूरी इक्वेशन में थीटा के प्लेस पे हमने क्या रख लिया है, जो हमें गिवन थी उसमें थीटा के प्लेस पे हमने 10 की पूरी वैल्यू रख दी है, जिससे टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाए और ये वैल्यू हमारे सामने आ जाए। ठीक है, थीटा के प्लेस पर हमने ये वैल्यू रख दी है, टेन इनवर्स 10 से कैंसिल होकर नेक्स्ट लाइन आ गई है साइन इनवर्स कॉट इनवर्स दिस। अब आपने इस कॉट की वैल्यू को साइन में चेंज करना है, तो इस पूरे कॉट इनवर्स को थीटा के इक्वलेंट कर लिया और कॉट थीटा की वैल्यू आ गई ये। अब फिर से त्रिभुज का नियम आप लगाएंगे, कॉट की जो वैल्यू होती है, अब कॉट क्या होता है, अगर मैं लाल अपॉन कक्का से देखूं तो कॉट क्या होता है, आधार अपॉन लंब। ठीक है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, और आपको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, यानी कि कर्ण चाहिए। तो कर्ण की वैल्यू आ जाती है 1। जब आपने कर्ण निकाल लिया तो यहाँ से अब आपको साइन निकालना है, जो कि लंब अपॉन आधार होता है। साइन की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 या फिर x। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। फिर वहाँ पर फिर से थीटा की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है और वैल्यू आ जाती है x। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, x। लेंदी थोड़ा क्वेश्चन था, टफ नहीं था, लेंदी था, खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपको ये 100% क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं फिर से आपसे यही बात कहूँगी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया है, x। अगर ये क्वेश्चन आप 2-3 बार सॉल्व कर लोगे और आपके सामने 100% श्योरिटी नहीं होगी, तो चाहे सेशन के साथ या सेशन के बाद में आप इन क्वेश्चंस को खुद से ज़रूर सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन आज का है, a प्लस आई बी की वैल्यू आपको दी है, a प्लस आयोटा बी भी आप उसको बोल सकते हैं, 10x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बी की वैल्यू क्या है, 10x प्लस आयोटा वाई है, तो 10 2x की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ये प्लस नहीं है, ये इक्वल है, थोड़ा मिस प्रिंट है, आप मैनेज कर लेना। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है 10 2x की। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर।
अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, मैं बराबर आपको यहाँ पर बोल कर बताती रहूँगी। हमें वैल्यू गिवन है a प्लस आयोटा बी की 10x प्लस आयोटा वाई। हम क्या करेंगे, हम tan इनवर्स को a प्लस आयोटा बी की साइड ले जाएंगे, तो tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, क्योंकि दूसरी साइड जा रहा है तो tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस आयोटा बी। तो x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही अगर हम साइन चेंज कर दें, x माइनस आयोटा वाई कर दें, तो tan इनवर्स a माइनस आयोटा b हो जाता है। यानी जो इक्वेशन हमें गिवन थी उससे पहले हमने x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू निकाली, उसी से हमने x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू यहाँ पर निकालनी, दोनों वैल्यूज़। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आयोटा वाई क्या बचेगा यहाँ पर 2x, x प्लस x 2x। इधर भी हमने ऐड किया tan इनवर्स a प्लस आयोटा b प्लस tan इनवर्स a माइनस आयोटा b। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर तो 2x चल रहा है, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा। एक बात आप यहाँ पर देखेगा, ये आपका क्या बन गया यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बना है। हर क्वेश्चन में भले ही 5 क्वेश्चन हो, उन 5 क्वेश्चन से आपको 5 कंसेप्ट, 5 फॉर्मूला, 5 थ्योरम में से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, यानी कि 5 चीज़ें आप ज़रूर सीख कर जाएंगे। ये मैं आपको हर सेशन में बताती हूँ। तो अगर आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ 5 चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं, 5 पर्टिकुलर चीज़ों को समझ रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आई है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा सेशन हो सकता है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। फॉर्मूला लिख लेना अगर आपको याद नहीं है, तो ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए, तो जब इसने tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, a की वैल्यू है यहाँ a प्लस आई बी और b की वैल्यू है a माइनस आयोटा b और 1 माइनस ए बी, फॉर्मूला लगा दिया। अब ऊपर आप देख पा रहे हैं आयोटा b से आयोटा b कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 2a, और नीचे जब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप इसको रखिए ब्रैकेट में। ठीक है, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। आगे आपको क्या देखना है यहाँ पर कि ये ब्रैकेट में था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा। और जब आप इसको ब्रैकेट अंदर माइनस ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि खुद से आपको ज़रूर सॉल्व करना है, फिर आपको कुछ भी यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब ये tan इनवर्स इधर ले जाएंगे तो tan 2x हो जाएगा, और इसकी ही वैल्यू हमसे पूछी थी, क्या आ जाएगी, 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब खुद से लगाने का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपने क्वेश्चन कर लिया, 2-3 बार आपने क्वेश्चन लगा लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो आपको जब a प्लस आयोटा b की वैल्यू tan इनवर्स a प्लस जो ये दी है इस क्वेश्चन में वो दी होगी, तो आप और tan 2x आपसे पूछेगा तो बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर मार्क कर दोगे 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत से क्वेश्चंस में हमें ऐसा करना पड़ता है। इसको रटना बिल्कुल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। तो आपको ये रटना नहीं है, जब आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे ना 2 से 3 बार, तो ऑटोमेटिकली जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यू कैन टिक दी आंसर, और जब आप बिना सॉल्व करे इसको टिक कर देंगे तो आपको टाइम की बचत ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि कॉस इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो नीचे लिखा है, पढ़ सकते हैं। कॉस a प्लस बी की वैल्यू है 3/5 और साइन a माइनस बी की वैल्यू है 5/13। a की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है, b की लेस देन इक्वल टू π/4 है, तो tan 2b की वैल्यू आपको बतानी है। tan 2b की वैल्यू आपको बतानी है। अब tan 2b की वैल्यू के लिए आपको ये दोनों वैल्यूज़ ना 10 में चाहिए, समझ रहे हैं आप। tan 2b की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ आपको 10 में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, cos a प्लस बी की हेल्प से tan a प्लस बी निकालेंगे और sin a माइनस बी की हेल्प से tan a माइनस बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। त्रिभुज के नियम से हम इसको निकालेंगे। वैसे तो देखिए ट्राइंगल का ये एक रूल है, इसका क्या होता है, एक पेयर होता है 3 4 5 का, यानी कि 2 भुजाएं अगर 3 4 हैं तो तीसरी 5 ही होगी।
ठीक है, 2 भुजा 4 या 5 है तो तीसरी 3 होगी, है ना। तो ये एक इसका क्या है, ट्राइंगल का रूल है, ये आप जानते होंगे। इसको कुछ टर्म बोलते हैं, वो मेरे माइंड में इस वक्त नहीं आ रही है। तो जैसे 3 और 5 है ना, तो अगली जो तीसरी जो भुजा होगी त्रिभुज की वो 4 होगी, क्योंकि 3, 4 और 5 का ये ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब कॉस होता क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट सेशन में भी। अगर हिंदी में हम बात करते हैं तो लाल बटे कक्का होता है, L अपॉन के साइन थीटा, A अपॉन के कॉस, L अपॉन ए tan, और इनका उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाते हैं cosec sec cot। इंग्लिश में बात करें, देखो हिंदी में होता है लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार। इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है, ये आपका जो लंब होता है ये क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस और आधार होता है बेस, ठीक है। तो ये यही फॉर्मूला है। अब यहाँ से कॉस का क्या निकलता है, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि आधार अपॉन कर्ण हिंदी में बोले तो। अब ये हमें दिया हुआ है कितना, 3/5, तो बेस 3 हो गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूस 5 हो गया, तो जो हाइट है जो परपेंडिकुलर है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है, ये पता होने चाहिए आपको, ये हो जाएगा 4। और अगर ये नहीं पता है तो ये सॉल्व करके निकाले जाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। वो थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, उसी की हेल्प से अब हम यहाँ पर से क्या निकाल लेते हैं, ए बी, जो कि क्या आएगी, 4 आएगी। क्लियर है। अब ये वैल्यू क्या आ गई, देखो 4 आ गई। अब हमें लेकिन क्या, अब तीनों हमारे पास जब तीनों भुजाएं हैं तो चाहे हम साइन निकाल लें, चाहे कॉस निकाल लें, चाहे tan cosec sec cot कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए tan a बाई बी। और tan क्या, सॉरी tan a प्लस बी होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब अपॉन आधार। अब यहाँ पर लंब जो था ये वाली वैल्यू कितनी आई है, 4, और अब बेस कितना था, 3, तो tan a प्लस बी हो जाएगा 4/3, निकाल लिया। वैसे ही जब sin a माइनस बी आपको गिवन है, इससे आप tan a माइनस बी आराम से निकाल सकते हैं इसी पाइथागोरस का की हेल्प से। तो यहाँ पर जो तीसरी भुजा है वो आ जाएगी 12। ये भी एक ट्राइंगल होता है, एक हो गया 3, 4, 5 का ट्राइंगल, एक होता है, बहुत सारे होते हैं ये, 5, 12 और 13 का। अगर एक 5 एक 13 है तो तीसरी 100% 12 होगी, तो 5, 12, 13 वाली भी आप याद रखना, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ पर आपने सीख ली हैं। अब sin a माइनस बी पता था तो हमारे पास यहाँ से tan a माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि हमें भुजा पता चल गई है, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब वैल्यू हमें चाहिए थी tan 2b की, तो क्या tan 2b जो है, 2b को हम a प्लस बी, ठीक है, tan a प्लस बी माइनस a माइनस बी लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि इसको ओपन करेंगे ना तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा अंदर, तो tan 2b आ जाएगा। तो tan 2b को थोड़ा ओपन करके लिख लिया है अंदर, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, क्योंकि हमारे पास tan a प्लस बी की वैल्यू है और हमारे पास tan a माइनस बी की वैल्यू है, इसलिए हमने tan 2b को इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, अब यहाँ पर हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे। क्या होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, और प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर दिया, और हमें tan a प्लस बी की वैल्यू भी पता है, tan a माइनस बी की भी पता है। बस सिंपली यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा 33/56। फिर से कह रही हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर लग रहा है ये कैसे आया, तो खुद से आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए बी एक वृत्त की जीवा है, नीचे इंग्लिश वाले पढ़ते रहना, कॉर्ड है ए बी सर्कल की। तो ए बी एक वृत्त की जीवा है और ए ओ सी वृत्त का व्यास है। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। दिया है एंगल ए सी बी 50 डिग्री, और यदि बिंदु ए पर ए टी वृत्त की स्पर्श रेखा है यानी कि टेंजेंट है, तो एंगल बी ए टी आपसे पूछा है।
तो ठीक है, ए बी एक कॉर्ड दी है, ए ओ सी वृत्त का व्यास है, एंगल ए सी बी है 50 डिग्री, और ए पर 80 एक क्या है, स्पर्श रेखा है। हमने ये ड्रॉ कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप समझ पा रहे हैं, एक सर्कल हमने लिया, ठीक है, सर्कल हमने लिया, इस पर आपको ए सी कॉर्ड दे रखी थी, तो कॉर्ड सबसे बड़ी रेखा होती है सर्कल में, तो जो कि किससे पास होती है, यहाँ से आपके सेंटर से। तो ये ए सी कॉर्ड हमने ले ली, ठीक है, कॉर्ड हमने ले ली, ये 80 स्पर्श रेखा ले ली हमने। आपको एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है, देख सकते हैं ए सी बी 50 डिग्री है। एंगल बी ए टी आपसे पूछा है, ठीक है, कौन सा एंगल पूछा है आपसे, बी ए टी, ये वाला आपसे एंगल पूछा है, बी ए टी, ये वाला एंगल, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब बताइए, देखिए हमारे पास ये जो स्पर्श रेखा है ये दी हुई थी ए टी, हमारे पास ये ए सी भी दिया हुआ है, क्योंकि ये व्यास है, कॉर्ड है, तो ये सबसे बड़ी लाइन होती है जो कि सेंटर से पास होती है। लेकिन ये जो सॉरी, ये जो हमने 90 डिग्री लिया, ये क्यों लिया है, क्योंकि अर्धवृत्त में बन रहा है कोण, ठीक है, ये वाला क्या है, अर्धवृत्त है। देखो ये ऊपर का हिस्सा है इतना, और ये नीचे का अर्धवृत्त में बना कोण होता है, ये बी अर्धवृत्त में बना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए बी सी ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इतना आपको क्लियर है, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड ने दो पार्ट में बांट दिया है ना इसको, ये कॉर्ड है, अब ये ऊपर का पार्ट हो गया, ये नीचे का, और नीचे के पार्ट में जो भी एंगल इस पर बन रहा है ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप ट्राइंगल को, आपको पता है कि तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है, सम होता है 180 डिग्री। दो तो हमें पता है, एक 90 पता चल गया, एक 50, तो ये कितना हो जाएगा, 90 50 कितना, 140, टोटल होता है 180, तो 180 में से 140 जाएगा तो 40, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कैसे, देख लो, यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन भी दिया, ए सी भी आपको 50 दिया है, तो वही इन्होंने किया है। देखो एंगल सी ए बी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए सी बी, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, तो उन दोनों को ऐड करके आप निकाल सकते हो, या जो दोनों एंगल आपको दिए थे उनका डिफरेंस भी आपको 40 डिग्री देगा, ठीक है, क्योंकि तीनों का एडिशन क्या होता है, एंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, दो हमें दिए थे 140, तो तीसरा 40 डिग्री। अब जब ए टी स्पर्श रेखा है बिंदु ए पर, तो एंगल जो बनाएगा स्पर्श रेखा के साथ एंगल सी ए टी, तो जो सी ए टी है वो हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, ये वाला एंगल सी ए टी, ये वाला 90 डिग्री बता रहा है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर एंगल बन रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री स्पर्श रेखा की वजह से। अब ये पूरा कितना हो गया, 90, और ये ऊपर कितना था, 40, और हमसे नीचे वाला पूछा है, तो 90 माइनस 40 50, तो ये वाला एंगल जो हमसे पूछा है 50 डिग्री हो जाएगा। खुद से करोगे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। कैसे हमने किया, देखो एंगल जो स्पर्श रेखा पर बनेगा वो 90 डिग्री हमें वैल्यू देगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर है, तो ये 90 डिग्री हो गया पूरा। अब ये इतना आधा कितना था, 40 हमने अभी निकाला था, तो ये जो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, यही आपसे पूछा था BAT। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको समीकरण दिए हुए हैं दो, यानी कि इक्वेशन दे रखी है, और इन दोनों इक्वेशन से आपको सॉल्व करके बताना है क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है यानी कि सरल रेखा है, क्या ये एक सर्कल है, वृत्त है, या हाइपरबोला है, अतिपरवलय है, या फिर एलिप्स है यानी कि दीर्घवृत्त है। x इक्वल्स टू दिया हुआ है, y इक्वल्स टू दिया हुआ है, और ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करती है आपको ये बताना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कॉस और साइन को अकेला रख लिया, यानी कि 3 को x के अपॉन में हम यहाँ पर ले गए, वैसे ही 4 को y के अपॉन में ले गए। क्यों किया है ऐसा बताते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ कॉस साइन बचा है, यहाँ पर भी कॉस साइन बचा है। एक बार क्या करते हैं, इनको हम जोड़ते हैं दोनों इक्वेशंस को, और एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने में साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इधर कॉस बचेगा और इधर ये आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, ये आ जाएगा। इतना आपको क्लियर है, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप ये सोचोगे 2 कहाँ से आया दोनों में, तो ये 2 cos t आएगा ना जोड़ के, ये 2 sin t आएगा, वो 2 हमने इधर भेज दिया। क्लियर है। अब यहाँ से cos t की वैल्यू आ गई, जब इनको ऐड किया और डिफरेंस लिया तो sin t की वैल्यू आ गई।
अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे फिर इनको ऐड करेंगे, तो जब स्क्वायर ऐड किया तो इधर तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, और इस पूरे का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, a + b के होल स्क्वायर से। वैसे ही इधर 1/4 हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर इधर बन जाएगा, और ये तो आपको पता ही है इक्वल में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t 1। दोनों में 1/4 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, और कॉमन लेकर जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ रख दी है, इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अंदर जब हम इनको वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4, अंदर बचेगा 2x² 1 x स्क्वायर ये 1 x स्क्वायर ये 2x² 9, ये कैंसिल हो गया 2y² 16। क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम अंदर ले जाएंगे, जब 1/4 को अंदर ले गए तो सॉल्व करके आया हमारे पास जो मेन इक्वेशन आई वो आई x² 18 प्लस y² 32 इक्वल्स टू 1। ये किसका रूप है, x² a² का प्लस y² b² का ये रूप है, और ये होता है एक दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस आता बीच में तो अति परवलय होता। क्लियर है, लेकिन ये कौन सी जो ये कंडीशन आई है आप देखते बता सकते हो, ये एक इलिप्स की यानी कि दीर्घवृत्त की कंडीशन है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको बोल रही हूँ, चाहे आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर दी हुई है, गोले का समीकरण दिया है x² + y² + z² - x + z - 2 = 0। ये गोले का समीकरण है यानी कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, लेकिन आपको उसे पूछा क्या है, इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या पूछी है। ये गोले का समीकरण तो वो है जो आपको गिवन है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर यानी कि गोले का समीकरण, वो होता है, लिख लो या याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको क्योंकि आपको ज़रूर ये याद करके रखना है। गोले का एक्चुअल समीकरण होता है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। याद कर लेना, पूरा प्लस में होता है। फिर से बोल रही हूँ, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। अब जो हमें निकालनी है यानी कि त्रिज्या r, उसका क्या फॉर्मूला होता है, √u² + v² + w² - d। त्रिज्या यानी रेडियस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में u² + v² + w² - d। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी इक्वेशन हमें गिवन थी और ये मेन इक्वेशन होती है, दोनों को करेंगे कंपेयर, और कंपेयर करके जो जो हमें वैल्यू चाहिए वो निकालेंगे। सब मत निकालना, देखो क्या क्या चाहिए, u चाहिए, v चाहिए, w और d, कंपेयर करके वैल्यूज़ निकालेंगे। अब बोलोगे कंपेयर कैसे करेंगे, ये आपको आता होगा। देखो x का कॉफिशिएंट है यहाँ 2u, और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट है -1। सिंपल करना है, x का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है 2u, और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट -1 है, तो u की वैल्यू आ जाएगी -1/2। समझ गए। वैसे ही y का यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना है 2v, और यहाँ पर y है ही नहीं यानी कि 0 है, तो v की वैल्यू आ गई 0। क्लियर है। अब चलते हैं किस पर, z के कॉफिशिएंट पर। z का कॉफिशिएंट है 2w, यहाँ पर z का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। क्लियर है, w की 1/2 आ गई। अब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। क्लियर है ना, d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर आपकी -2 आएगी, d की वैल्यू आएगी -2। अब ये वैल्यू सारी आपने रखनी है रेडियस के फॉर्मूला में और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल कब है, जब आपको ये दोनों फॉर्मूला पता हो, गोले का समीकरण भी पता हो और त्रिज्या कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है वो पता हो। तो क्या आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि इन 5 क्वेश्चंस में हमने 6 से 7 फार्मूला सीखे हैं। अगर आप चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से रिवाइज करने को, सीखने को मिला है, और वो चीज़ सीखने को मिल रही है जो प्रीवियस ईयर में आई। और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं